हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। आज हम लोग अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अगर अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो C1 से C11 मतलब एक कार्बन का अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल से 11 कार्बन का अल्कोहल मतलब अनडेकाइल अल्कोहल, ये क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड होते हैं। और बाकी सब अल्कोहल जो होते हैं उसके आगे के अल्कोहल जैसे 12 कार्बन का, 13 कार्बन का अल्कोहल, ये सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। डेंसिटी जो होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH अगर है तो उसका डेंसिटी H2O से कम होता है। उसका डेंसिटी क्या होता है? H2O से कम होता है। मतलब कोई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिया और H2O में अच्छी तरह से मिला के घोल के रख दिया, तो अगर पूछा जाए कि इन दोनों में डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, इन दोनों में डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा कि H2O का डेंसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। थर्ड पॉइंट, C1 से लेके C3 और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल में सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, वो क्या होता है? कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। जबकि नेक्स्ट मेंबर इसके आगे वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अल्कोहल की अगर बात किया जाए तो होता क्या है? ROH। अब ये सॉल्युबिलिटी किस कारण आया H2O में? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर दो पार्ट होते हैं, R और एक OH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर रहा है, R या OH? आप बोलोगे कि OH। तो चूंकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है तो OH का नंबर तो बढ़ा नहीं सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके सॉल्युबिलिटी के लिए कौन यहां रिस्पॉन्सिबल है? OH। R जो है सॉल्युबिलिटी नहीं करा रहा है, OH सॉल्युबिलिटी करा रहा है H2O में। तो R ग्रुप जितना छोटा रहेगा, ये कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक। और ये कौन सा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके सॉल्युबल बना रहा है। तो R ग्रुप जितना छोटा रहेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना ही छोटा हुआ, और जितना छोटा R ग्रुप रहेगा सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन R अगर बड़ा हो गया तो H2O अब उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पार्ट R जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपोज कर रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी को अपोज कर रहा है, और OH पार्ट सॉल्युबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है। तो R ग्रुप छोटा होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, R ग्रुप बड़ा होगा, सॉल्युबिलिटी कम। तो वही लिखा गया है C1 to C3 and tertiary butyl alcohol is completely soluble in H2O due to H bonding, while other higher members are less soluble. So solubility is directly proportional to molecular, solubility is inversely proportional to molecular weight. अगर मोलिकुलर वेट सेम हो गया तो जितना छोटा R ग्रुप रहेगा, मोलिकुलर वेट क्या हो गया? सेम हो गया, तो जितना छोटा R ग्रुप रहेगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहां भी 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन। मोलिकुलर वेट तो सबका सेम है, लेकिन ये टर्शियरी ब्यूटाइल है तो ब्रांचिंग ज्यादा हो गया, तो सरफेस एरिया इसका कम है। और इसमें क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। यहां पर ब्रांचिंग थोड़ा सा कम हुआ है तो सरफेस एरिया थोड़ा सा और कम हो गया है। नहीं ब्रांचिंग है, सरफेस एरिया सबसे ज्यादा। तो आप क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ साइड चेन, इसको हम ब्रांचिंग भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा, ये कब की बात है? जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाए तब। जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाए तब हम क्या देखेंगे? जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा सॉल्युबल। और लास्ट में नंबर ऑफ OH। ऑब्वियस सी बात है, OH क्या है? हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो जितना ज्यादा OH रहेगा। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की नहीं बात हो रही है, ये मोनोहाइड्रिक, ये डाईहाइड्रिक और ये ट्राईहाइड्रिक। तो OH इसमें ज्यादा है, 3 OH है, तो ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट ज्यादा है। इसमें एक ही OH है, हाइड्रोफिलिक पार्ट एक ही है, तो ये कम सॉल्युबल है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन। अब इस चीज को समझना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
दो मॉलिक्यूल है, आपस में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। इनको अलग अलग करने के लिए जिस टेम्परेचर पे ये अलग अलग हो जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, हम उसी से समझते थे। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट का अगर रियल कंसेप्ट देखा जाए तो क्या होता है कि एक वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो वेपर प्रेशर सेम होने के लिए ये अल्कोहल को वेपर फेज में जाना पड़ेगा। वेपर फेज में जाने के पड़े, लिक्विड से वेपर फेज में जा रहा है, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इनके बीच में जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब देखो, जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, उतना ज्यादा एक दूसरे में अट्रैक्शन होगा। क्यों अट्रैक्शन हो रहा है भाई? क्योंकि सर जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उतना ज्यादा वांडर वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात हो रही है। अब अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा, ये देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, अगर मान लो कि सेम हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलेंगे, ज्यादा हो। अब हम बात करते हैं साइड चेन का। तो यहां पर देखो, ये सबका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है। इसमें देखा जाए तो ये क्या है, ये देख लो, यहां पर क्या है, लीनियर है, यहां पर साइड चेन आ गया, यहां पर और साइड। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होता जाएगा, साइड चेन आता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है, आप चाहो तो लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होगा। अब देखो, यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है, यहां पर सरफेस एरिया कम है। साइड चेन छोटा है, साइड चेन ज्यादा है तो सरफेस एरिया कम, साइड चेन नहीं है तो सरफेस एरिया ज्यादा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में एक और पॉइंट लिख ले सकते हो कि ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। तो अब जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाए। और तीसरा, जितना ज्यादा OH रहेगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो आप देखो, दोनों को एक साथ नहीं लेना, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। सॉल्युबिलिटी में मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन उतना ज्यादा हुआ, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना ही बड़ा हुआ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने लगेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने लगेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन इसमें अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हुआ तो OH तो एक ही है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर अगर इधर आ जाए और हम ये देखें कि अगर यहां पर साइड चेन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे भाई? अगर साइड चेन बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, साइड चेन अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब ब्रांचिंग ज्यादा हो गया, और ब्रांचिंग ज्यादा हो गया तो ये हम क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप छोटा हो गया, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा हो गया, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। जबकि यहां पर मॉलिक्यूलर वेट सेम होके और साइड चेन अगर ज्यादा हो गया, मतलब सरफेस एरिया कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलो, इस पे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन में हम लोग सॉल्युबिलिटी का पहले ऑर्डर लिखेंगे, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी, उसके बाद क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी की अगर बात किया जाए तो यहां पर देखो, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, जितना कम कार्बन का अल्कोहल उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट का। यार, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा होगा, फिर इसका होगा। यहां भी बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। और फिर बॉइलिंग पॉइंट की। मॉलिक्यूलर वेट तो तीनों का सेम हो गया। अब जिसका सरफेस एरिया कम होगा, मतलब जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगा, उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा, थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ब्रांचिंग कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो भाई, ये मोनोहाइड्रिक, ये डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक,
तो इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट कम है, इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट ज्यादा है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी भी इसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, दोनों यहां पर ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ, ये दोनों किसका होगा? इस कंपाउंड का, ट्राईहाइड्रिक का, उसके बाद डाईहाइड्रिक, उसके बाद क्या होगा? मोनोहाइड्रिक। तो इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अगर बात करें अल्कोहल, ROH, तो देखो यहां पर रिएक्शन हम लोग जो पढ़ेंगे अल्कोहल के, वो एक तो हो सकता है OH बॉन्ड को ब्रेक होने से, एक रिएक्शन होता है RO बॉन्ड के ब्रेक होने से, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक होने से, और कुछ और भी रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH, O और H के बीच का बॉन्ड। OH बॉन्ड के क्लीवेज से हम लोग रिएक्शन जो देखेंगे वो यहां पर बात की जा रही है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब आप ही बताओ, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, O की ईएन ज्यादा है कि H की ईएन ज्यादा है? आप बोलोगे कि O की ईएन ज्यादा है, तो यहां पर माइनस डेल्टा और यहां पर प्लस डेल्टा, मतलब यहां पर अल्कोहल के हम लोग एसिडिक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा प्रॉपर्टी? एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल यहां पर हम लोग देखेंगे। तो देखो यहां पर OH बॉन्ड है, आपने पढ़ा होगा कि एसिड को एक्टिव मेटल के साथ रखने पर क्या मिलता है? H2 गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कैसे हुआ होगा रिएक्शन? जैसे देखो, मान लो कि आपने कोई अल्कोहल लिया जैसे ROH, और इसके साथ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, इन तीनों में से कोई रखा। सुनना मेरी बात, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एल्युमिनियम भी एक मेटल है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से H प्लस निकलेगा, H प्लस और O पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। H प्लस को इलेक्ट्रॉन देंगे ये मेटल, तो H प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या बनेगा? H रेडिकल। क्या बनेगा? H रेडिकल। और सोडियम ने मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम प्लस बना, और O पे माइनस चार्ज था, RO माइनस, तो ये क्या बन गया? RO माइनस Na प्लस। दिस इज एल्कोक्साइड आयन, और यहां पर हाइड्रोजन रेडिकल बना है, 2 हाइड्रोजन रेडिकल मिलके आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? H2 गैस। तो व्हेन एनी अल्कोहल इज केप्ट विथ active metal like sodium, potassium, aluminum, then hydrogen gas is evolved and RO minus alkoxide ion is formed. कौन सा आयन बन रहा है? एल्कोक्साइड आयन। तो फर्स्ट रिएक्शन ये हुआ, ठीक है। इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, अल्कोहल गिव्स alkoxide ion alcohol gives H2 gas and alkoxide ion
विथ एक्टिव मेटल्स। ये हो गया यहां पर तो कोई भी अल्कोहल लिया और सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम के साथ उसे रखा तो H2 गैस और अल्कोक्साइड आयन मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि आपने लिया CH3OH और इसके साथ सोडियम रखा तो क्या मिलेगा, सोडियम मिथॉक्साइड CH3O माइनस Na प्लस H2 गैस। आपने ले लिया इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH और इसके साथ पोटेशियम मेटल ले लिया तो क्या मिलेगा, CH3CH2O माइनस एंड K प्लस, पोटेशियम इथॉक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज होगा। आपने ले लिया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और इसके साथ सोडियम मेटल ले लिया तो क्या बन जाएगा, CH3 का होल थ्राइस। भाई इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, CH3 तीन CH3 सी से अटैच है, O माइनस यहां पर K, Na लिए हैं तो Na आएगा प्लस H2 गैस। सर यहां एल्युमिनियम लिया होता तो यहां पर एल्युमिनियम पे +1 चार्ज होता है कि +3 चार्ज, तो +3 चार्ज होता है तो यहां पर क्या रहता है Al+3 और ये माइनस चार्ज का होल थ्राइस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपने लिया होता CH3 एल्युमिनियम तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड, क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड। तो अल्कोहल की अगर बात किया जाए तो ये एक्टिव मेटल के साथ H2 गैस रिलीज करते हैं और साथ में अल्कोक्साइड आयन बनाते हैं। सेकेंड अगर बात किया जाए, देखो अगर H2O होता HOH और ROH है तो R का प्लस आई लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका क्या होगा, कम होगा। H2O में H का ना तो प्लस आई ना तो माइनस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन H2O ड्यू टू प्लस आई नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, बट मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन H2O। ये मैंने आपको GOC में भी पढ़ाया था, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, अल्कोहल्स आर more acidic than H2O due to प्लस आई या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसको लिख देते हैं नेचर ऑफ अल्कोहल अल्मोल होगा कि लेस, बेटा लेस, अल्काइल ग्रुप एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, H2O से ज्यादा एसिडिक होता है
अब देखो एक 1 डिग्री अल्कोहल दिया गया है RCH2OH, RCHROH, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या है सेकेंडरी अल्कोहल, और ये क्या है टर्शियरी अल्कोहल। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए भाई तो ये यहां से क्या देगा H+ और O पे माइनस। आप दो तरह से समझ सकते हो, ये अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन दिया तो O पे माइनस चार्ज बढ़ा, 2 अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया तो ज्यादा माइनस चार्ज बढ़ा, 3 अल्काइल ग्रुप और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया तो और ज्यादा माइनस चार्ज बढ़ा O पे। तो क्या बोलेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ इसका सबसे कम होगा और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका बनने वाला कंजुगेट बेस पे माइनस चार्ज ज्यादा है तो स्टेबल कम है, स्टेबल कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। इस चीज को एनसीईआरटी में और एक तरीके से लिखा गया है कि ये O पे माइनस चार्ज और H पे प्लस चार्ज आया है, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो ये पोलर बॉन्ड है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन और देना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां भी आएगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा यहां भी आएगा, तो इस प्लस चार्ज पे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, तो पोलरिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, O और H के बीच के पोलरिटी को कम कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा। भाई मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर से तो मेरे पे इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही, थोड़ा थोड़ा सा फ्लो में इधर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये अल्काइल ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन दिया तो इधर इलेक्ट्रॉन आया, तो क्या हुआ, यहां पर चार्ज बढ़ा और यहां पर चार्ज कम हुआ, तो ये जितना ज्यादा चार्ज बना था उतना ज्यादा पोलरिटी था। अब यहां पर क्या देख रहे हो कि ये चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन देगा तो ये चार्ज कम हो रहा है, ये दो R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो चार्ज और कम हुआ और कम हुआ, पोलरिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पोलरिटी अगर कम होगा, पोलरिटी क्या होगा, कम होगा, तो H+ निकलने की चांसेस कम होंगे। जितना ज्यादा प्लस चार्ज बनेगा उतना जल्दी H+ निकलेगा, तो यहां से H+ इजिली निकलेगा, यहां से इजिली नहीं निकलेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसे आप नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट कुछ रिएक्शन ऐसे आएंगे जो कि हम लोग ने अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। जैसे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ROH और इसका रिएक्शन मान लो कि हम PCl5 से कराएं। याद होगा रिएक्शन आपने पढ़ा था प्लस PCl5, मैंने बताया था PCl5 का क्या काम होता है, OH हटा के Cl लाना, क्या बन जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। कैसे याद रखोगे सर, PCl5 है ना, ये देखो P Cl Cl, एक HCl यहां से, ये RCl यहां से, और P के साथ कौन आ गया O। तो RCl HCl POCl3। तो ये रिएक्शन पढ़ा हुआ था अल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। दूसरा रिएक्शन ROH का रिएक्शन आप कराते हो PCl3 से, तो यहां पर 3 OH आएगा और यहां से तीनों Cl यहां पर आ जाएगा, मतलब इसके 3 मोल अल्कोहल लेंगे, क्या बन जाएगा RCl प्लस 3 मोल ऑफ RCl प्लस H3PO3। मैंने बताया था कि ये दोनों रिएक्शन में सेम ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन बाई प्रोडक्ट यहां पर POCl3 और यहां पर H3PO3, आपको इसे याद रखने का है। नेक्स्ट रिएक्शन ROH है, सुनिएगा बेटा, इसका रिएक्शन HCl से कराया,
इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, याद आ रहा है ना? तो क्या बन जाता था? RCl प्लस H2O। आगे हम चल के इसको क्या पढ़ेंगे? एक टेस्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग लुकास टेस्ट बोलते हैं, और यही NaCl से अगर रिएक्शन कराए तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। याद आ रहा है? मैं उसे भी बताता हूं क्यों नहीं रिएक्शन होगा। और भाई HCl अगर है तो याद करो क्या होता था, मैंने बताया था ना, O कालोन पर जाके HCl एसिड है, H प्लस पर अटैक करेगा तो OH OH नहीं रहेगा, H2O प्लस बन जाएगा। H2O प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस आके इस पर अटैक कर जाएगा। तो यहां रिएक्शन होने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? इसमें HCl मिलाना पड़ रहा है, मतलब OH को हमें लिविंग ग्रुप बनाने के लिए H2O प्लस बनाना पड़ रहा है। क्या बनाना पड़ रहा है? H2O प्लस। तो सर यहां पर H प्लस फिर मीडियम में डाल दिया जाए तो नहीं होगा क्या रिएक्शन? हो जाएगा ना। NaCl के साथ H2SO4 ले लो, याद आ रहा है ना? NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सर रिएक्शन अब हो जाएगा, क्या बन जाएगा? RCl बनेगा। सिमिलरली मैंने यही रिएक्शन बताया था Br के साथ कि अगर ROH है और आपने HBr ले लिया तो क्या बन जाएगा? RBr प्लस H2O। और अगर NaBr लिया तो नो रिएक्शन, और अगर NaBr के साथ आपने H2SO4 ले लिया तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगा, H प्लस जाएगा, इसे प्रोटोनेट कर देगा तो H2O प्लस बन जाएगा, और H2O प्लस निकलेगा और यहां पर Br माइनस आके अटैक कर जाएगा, क्या बन जाएगा? RBr। सिमिलरली ROH का रिएक्शन अगर आप HI से कराओ तो क्या बन जाएगा? RI। इसका रिएक्शन करा दो NaI से तो नो रिएक्शन। और कुछ याद आ रहा हो तो मेरे को बताना। सर याद आ गया, यहां पर NaI लिया है और H2SO4 लिया है तो रिएक्शन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि I माइनस को H2SO4 ऑक्सीडाइज करके और I2 बना देता था, तो I माइनस रहा ही नहीं तो जाकर अटैक कैसे करेगा? इसलिए याद अगर हो तो यहां पर H3PO4 लेते थे। यहां स्टार बना दे रहा हूं, याद फिर से एक बार करा देता हूं। भाई यहां पर H2SO4 लेने पर रिएक्शन नहीं होता था, यहां पर हो जाता था, वहां भी हो जाता था, तो यहां पर क्या बन जाएगा? RI बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि अल्कोहल के साथ NaCl H2SO4 लेने से क्लोराइड बन गया, अल्कोहल के साथ NaBr H2SO4 लेने से ब्रोमाइड बना, लेकिन अल्कोहल के साथ NaI H2SO4 लिए तो रिएक्शन नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि NaI में I माइनस बनता है जो कि इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, H2SO4 से ऑक्सीडाइज करके I2 बना देता है, जबकि Cl माइनस को Br माइनस को नहीं ऑक्सीडाइज कर पाता है। इसीलिए इस रिएक्शन में हमें H2SO4 न यूज करके क्या करना यूज होता है? H3PO। आप इसे नोट करें। उसके बाद और हम रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे SOCl2 के साथ पढ़ा था ना, फिर से पढ़ते हैं। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि अल्कोहल में OH जो है वो लिविंग ग्रुप नहीं है, इसे लिविंग ग्रुप बनाना पड़ रहा है, और लिविंग ग्रुप बनाने के लिए इसमें H प्लस हमने मिलाया। H2O प्लस बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो इसमें H प्लस हमें मिलाना पड़ा। या तो Cl माइनस से रिएक्शन करा रहे हो तो HCl ले लो, या फिर Cl माइनस अलग से लेने के बाद कोई एसिड इसमें मिला दो। आप इसे नोट कर लो, नोट करने के बाद और हम रिएक्शन देखते हैं। So next is alcohol of reaction of alcohol with SOCl2, reaction of alcohol with SOCl2। सर ये आपने बताया था, ये हमने आपको बताया था। कहां?
वही रिएक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में कि दिस इज बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल बिकॉज बाई प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस। कुछ याद आया क्या? देखो आरओएच का रिएक्शन कराया किस चीज से? SOCl2 से। याद रख लेना SOCl2 का काम क्या होता है? OH को हटा के Cl डालना। तो क्या बन जाता है? ROH प्लस SO2 प्लस Cl2 गैस HCl। यहां क्या बनता है? HCl। तो गैस, ये भी गैस, एस्केपेबल गैस है दोनों। और ये अल्कोहल बन गया। दिस इज बेस्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। SOBr2 चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए यहां से ब्रोमाइड नहीं बनाया जाता है। ये अल्कोहल नहीं है बेटा, RCl है, इसलिए क्लोराइड ही बन सकता है। ब्रोमाइड और आयोडाइड इस मेथड से पॉसिबल नहीं है। मैकेनिज्म की अगर बात करो, मैकेनिज्म मैंने बताया था, इसको डार्जन रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन? डार्जन रिएक्शन। तो देखो यहां पर ROH है, सुनना बेटा अच्छी तरह से, O के पास लोन पेयर SOCl2, सर दिख तो गया, O के पास लोन पेयर। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड बेस रिएक्शन। एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, पोलर पाई बॉन्ड के पॉजिटिव सेंटर पे अटैक। ये बॉन्ड है कि गया? गया। क्या बना होगा? ये बॉन्ड टूटा होगा O पे माइनस, S पे प्लस। प्लस चार्ज को O ने अपना लोन पेयर दिया होगा R। सुनना अच्छी तरह से, OH, यहां पर S, O पे माइनस चार्ज Cl और यहां पर Cl। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पर प्लस आया था। O के पास लोन पेयर है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इधर कोऑर्डिनेट किया, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। यहां पर कैसा चार्ज आएगा भाई? प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा? प्लस चार्ज। दिस इज, अगर इसको तुम H मान लो तो दिस इज जस्ट लाइक H2O प्लस, एक अच्छा लिविंग ग्रुप। ये क्या है? जस्ट लाइक H2O प्लस, एक अच्छा लिविंग ग्रुप। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है H2O प्लस के जैसा। अगर इसको H मान लो तो ये क्या हो गया? H2O प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप। तो अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होगा? निकलेगा इधर से, क्या बन रहा होगा? कार्बोकटायन। O पे माइनस चार्ज, इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकाल देगा। कौन निकलेगा भाई? Cl माइनस यहां से बाहर निकलेगा। कौन निकलेगा? Cl माइनस यहां से बाहर निकलेगा। Cl माइनस जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा, इस R प्लस पे जाके इधर से अटैक कर देगा। मतलब जिधर से ये निकला उधर से ही आके अटैक हुआ। ऐसे समझ लो कि मेरे साथ कोई हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है? एक कोई है यहां पर, है ना, वो मेरा ये हाथ पकड़ा हुआ, ठीक है? मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं क्या हूं? R हूं, ये क्या है? O है, इसके साथ हाथ पकड़ा हुआ है और ये एक Cl इससे अटैच्ड है। मैं इसका हाथ ऐसे छुड़ाना चाहता हूं, बेटा समझना। जैसे ही हाथ छुड़ाऊंगा ये यहां से और ये भी यहां से निकलना चाहता है Cl, मतलब ये भी निकलना चाहता है। तो जैसे मैं हाथ छुड़ाऊंगा, इसके लिए क्या आसान होगा? मेरा इस वाले हाथ को पकड़ना कि इस वाले हाथ को पकड़ना? सर इधर से निकल रहा है तो इधर ही आके हाथ पकड़ लेगा आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिधर से O निकलेगा इसमें, उधर ही Cl आके अटैक कर जाएगा। क्या बन रहा होगा इस रिएक्शन में? सुनना, यहां पर RCl प्लस, यहां पर देखना क्या आया है? O, ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक हुआ तो माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल। क्या बन जाएगा? O के साथ एक H है, दो लोन पेयर, और यहां पर S है, डबल बॉन्ड O, और यहां पर Cl था। O के पास लोन पेयर है, ये जाएगा इस पे अटैक करेगा और ये Cl यहां से बाहर निकलेगा। क्यों भाई? Cl के पास, यहां जो सल्फर है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर एडजेसेंट पे आया तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो यहां से Cl बाहर निकलेगा, क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप। तो यहां से Cl माइनस निकलेगा, O पे प्लस चार्ज आया, यहां से H प्लस निकलेगा, तो H प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना लेगा? यहां से Cl और यहां से H प्लस मिलके ये क्या बना लेगा? SO2। देखो यहां बॉन्ड बन गया, ये H और Cl निकल गया तो SO2 प्लस HCl। क्या बन गया? SO2 प्लस HCl। तो इसको ऐसे समझ लो कि ये Cl आया, इधर से अटैक कर गया और यहां से ये H और Cl बाहर निकला।
अब यही रिएक्शन को रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2 in presence of पायरिडीन। इस रिएक्शन का क्या नाम था बेटा? डार्विन रिएक्शन। आपने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा है। बताओ जिधर से ही इधर से लिविंग ग्रुप निकला उधर से ही Cl आया, SN1 या SN2? आप बोलोगे ना तो SN1 ना तो SN2, जिधर से निकला है उधर से ही आया है। तो इस तरह के रिएक्शन का नाम है SNI मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे? SNI। ये एक अलग तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर 100% क्या होता है? इन्वर्जन। 100% इन्वर्जन। आप देख रहे हो क्यों हुआ? क्योंकि ये लिविंग ग्रुप के अंदर ही यहां पर Cl- न्यूक्लियोफाइल है। लिविंग ग्रुप के अंदर अगर न्यूक्लियोफाइल होता है तो SNI मैकेनिज्म के थ्रू 100% इन्वर्जन होता है। अब देखो, अगर हमने पेरिडीन बेस ले लिया, यहां केवल ये समझ लेना है पॉइंट। तो पेरिडीन होता क्या है सर? इस तरह से एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है यहां पर N। तो ये पेरिडीन एक बेस है। तो पेरिडीन बेस क्या करेगा यहां से कि Cl, ये भी एक बेस है, एक न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है, तो आके इस पर अटैक करेगा, Cl- को पहले ही बाहर निकाल देगा। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल फ्री हो गया Cl-। और जब न्यूक्लियोफाइल फ्री हो गया तो न्यूक्लियोफाइल के वजह से न्यूक्लियोफाइल के रहने से जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है? SN1 या SN2? SN2। तो जैसे ही पेरिडीन आ जाता है ये SNI मैकेनिज्म किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? SN2 में। क्योंकि यहां पर होगा क्या कि ये बेस जो है न्यूक्लियोफाइल को फ्री कर देगा, HCl में से H+ निकाल देगा, Cl- बन जाएगा। और जब न्यूक्लियोफाइल फ्री हो गया तब ये आके पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के हेल्प से होने वाला रिएक्शन SN2। तो जो 100% इन्वर्जन हो रहा था वो 100% यहां पर क्या हो रहा था? रिटेंशन। जिधर से आया, जिधर से ये लिविंग ग्रुप गया उधर से ही ये न्यूक्लियोफाइल Cl आया। तो 100% क्या लिखेंगे यहां पर? रिटेंशन हुआ। अब देखो, अगर पेरिडीन बेस आया तो न्यूक्लियोफाइल Cl- फ्री हो गया, क्योंकि ये पेरिडीन क्या करेगा? H+ को निकाल देगा, Cl- आ गया। Cl- क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। तो जैसे ही ये बनेगा, न्यूक्लियोफाइल फ्री है, आराम से पीछे से जाकर अटैक करेगा। अब इंतजार नहीं करेगा कि ये निकल जाए तो मैं आके इधर से अटैक करूं, आराम से जाके पीछे से धक्के मार के इसको बाहर निकाल देगा। तो जब आपने पेरिडीन लिया है तो ये सेम डार्विन रिएक्शन जो है SNI मैकेनिज्म हो रहा था वो SN2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 100% रिटेंशन हो रहा था वो 100% इन्वर्जन हो जाएगा। तो ROH प्लस SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन बेस क्या बना है? RCl या CLR? आप बोलोगे CLR। क्यों? 100% इन्वर्जन हुआ। क्या हुआ है? 100% इन्वर्जन हुआ है। तो आप इसे नोट कर लो। इसके बाद और रिएक्शन हम लोग देखेंगे। नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, तो आपने क्या देखा कि अल्कोहल में OH जो है उसको लिविंग ग्रुप बना के ही हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो, एक तीसरा जो लिविंग ग्रुप बनाने का तरीका है, आपने नाम सुना होगा OTS। इसको क्या बोलते हैं? यहां पर क्या आ गया? OTS। OTS होता क्या है पहले ये समझ लो। यहां पर ये बेंजीन रिंग हो गया और CH3, दिस इज टोसाइल टोसिलेट आयन, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पर O- आ गया, तो इसे क्या बोलते हैं? टोसाइल। इसी तरह से ब्रोसिलेट आयन क्या हो जाएगा? यहां पर Br आ गया, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इस O पे माइनस चार्ज। तो ये सब भी बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं।
ये सभी बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। जैसे ROH में आपने क्या किया था, अभी H प्लस मिलाया था तो क्या बना था, ROH H और यहां पर प्लस चार्ज, बेस्ट लिविंग ग्रुप बन गया। तो इसी तरह से ये भी लिविंग ग्रुप लाने का एक तरीका है कि अल्कोहल में ये ग्रुप अगर जुड़ जाए, इस तरह से यहां पर R आ जाए और ये ग्रुप आ जाए, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक लिविंग ग्रुप। तो OTS, इसको OBS, ब्रोसिलेट आयन। अब ये कैसे बनेगा, तो देखो अगर ROH है और इसका रिएक्शन करा दो किस चीज से, टोसाइल क्लोराइड से, CH3 और यहां पर वही H डबल बॉन्ड O और यहां पर ये क्या है, Cl है। तो यहां से H और यहां से Cl मिलकर क्या निकल जाएगा, HCl, और क्या बन जाएगा यहां पर, ROS डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग और यहां पर CH3। अब ये अच्छा एक लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं है, ये क्या है, मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, मॉडरेट लिविंग ग्रुप। अब मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, अगर आपने इसको I- से रिएक्शन करा दिया तो I- जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा, यहां पर RI बन जाएगा। तो ये एक लिविंग ग्रुप बनाने का तरीका है, मॉडरेट लिविंग ग्रुप। ये क्या था, बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। अब हम चाहते हैं कि यहां से SN1 हो तो SN1 होगा, SN2 हो तो SN2 होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो SN1, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो SN2। तो जो रिएक्शन आप यहां से चाहो वो रिएक्शन आप यहां पर करा सकते हो। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग अल्कोहल में जो है एक मॉडरेट लिविंग ग्रुप को जोड़ते हैं। लिविंग ग्रुप बना के ही अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे ROH से RCl बनाना है तो OH डायरेक्ट नहीं हट रहा है, इस O के साथ H प्लस लाके H2O प्लस बना रहे हो, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा तब Cl आएगा। दूसरा तरीका एक लिविंग ग्रुप बनाने का कि इसको टोसाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, टोसाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, ब्रोसाइल क्लोराइड। तो टोसाइल क्लोराइड से आप रिएक्शन कराए तो ये बन गया और यहां पर ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। अब I- से रिएक्शन कराया तो यहां पर I आ गया, Cl- से रिएक्शन कराया यहां पर Cl आ गया। तो एक ये भी तरीका है यहां से, मतलब ROH को OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का। तो ये जहां भी दिखे, मतलब अल्कोहल प्लस टोसाइल क्लोराइड, ये ज्यादातर OTS लिखा हुआ रहता है। तो आप क्या बना दोगे, यहां पर इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, R और यहां पर OTS। OTS क्या है, लिविंग ग्रुप। अब यहां पर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर रिएक्शन होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ROH को, अल्कोहल को अगर हम किस चीज के साथ हीट करें, CH2N2, कुछ याद आ रहा होगा, हाँ सर थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है, CH2N2 के साथ हीट कर दे, डाई एजोमीथेन, याद आ रहा है ना, ये क्या देता है, कार्बीन, और कार्बीन का यहां पर इंसर्शन हो जाएगा O और H के बीच। तो ये CH2 कहां आ जाएगा, O और H के बीच आ जाएगा और क्या बन जाएगा, RCH2 ROCH2H। ये जो पार्ट है इस रिएक्शन का है। दिस इज ईथर, क्या बन गया, ईथर। तो अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए कार्बीन, यहां पर क्या बना, इंटरमीडिएट कार्बीन, ये डाईएजोमीथेन है, इसको हीट करने पर कार्बीन बनता है। इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या है, डाईएजोमीथेन, इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम है डाईएजोमीथेन। तो इसको हीट किए तो क्या मिला, कार्बीन, और ये कार्बीन का क्या हो गया, इंसर्शन इसमें, तो क्या बन गया, ईथर बन गया। तो ये अल्कोहल का रिएक्शन है जिसमें O और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक होके और तब आगे रिएक्शन क्या कर रहा है, प्रोसीड हो रहा है। अल्कोहल में OH बॉन्ड को ब्रेक करके रिएक्शन यहां पर प्रोसीड हो रहा है। तो इसमें आपने क्या देखा, हैलाइड बनाना, टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के मॉडरेट लिविंग ग्रुप बनाना, H प्लस डाल के बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाना और इंसर्शन रिएक्शन से ईथर बनाना। आप इसे नोट करें, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एस्टरीफिकेशन, नोट करिए। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो
यहां पर हेडिंग डालते हैं एस्टरिफिकेशन या रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ते हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमा एसिड एनहाइड्राइड कॉमा एसिड हैलाइड। तो देखो यहां पर हमने एक अल्कोहल ले लिया ROH, यहां पर एक अल्कोहल लिया और इसका रिएक्शन करा दिया OH C डबल बॉन्ड O और यहां पर R प्राइम, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक मिनट इसको मैं रखता हूं। अब देखो तो यहां पर क्या होगा, सुनना, यहां से H और यहां से OH मिलके क्या निकलेगा, H2O। सिमिलरली हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसका रिएक्शन करा दिया R प्राइम C डबल बॉन्ड O और यहां पर C डबल बॉन्ड O R प्राइम। यहां पर भी हमने क्या लिया, ROH और इसका रिएक्शन कराया Cl C डबल बॉन्ड O R प्राइम। सुनिएगा बेटा, ये तीनों रिएक्शन में हो क्या रहा है, सुनिएगा। O के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, ये गया पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक किया, O- इसे बाहर निकाला, OH यहां से निकला, H यहां से निकला, क्या बना होगा बाई प्रोडक्ट, H2O। क्या होगा, H2O बना। और प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या बना होगा, RO C डबल बॉन्ड O R प्राइम। ये ऑक्सीजन कौन सा है, अल्कोहल वाला या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो आप बोलोगे कि अल्कोहल वाला। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, तो आप क्या देख रहे हो कि R C डबल बॉन्ड O को छोड़कर ये पार्ट H के साथ चला जा रहा है, मतलब हुआ क्या है, यहां पर H और यहां से OH मिलके H2O बाहर निकला। तो यहां से H, ये पार्ट को छोड़कर बाहर के सब बाहर चला जाएगा, ये बाहर निकलेगा, यहां पर H और यहां पर ये Cl बाहर निकलेगा। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ROC डबल बॉन्ड O R प्राइम प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बना है सर, ये देख लो, H के साथ कौन आएगा, HO, ये R नहीं H होगा, C डबल बॉन्ड O R प्राइम। यहां पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, सर यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बाई प्रोडक्ट में HCl बनेगा, और जो मेन प्रोडक्ट बनेगा सर ये भी ईस्टर बनेगा, ROC डबल बॉन्ड O R प्राइम। सुनिएगा बेटा फिर से, ये O का लोन पेयर जाएगा, पोलर पाई बॉन्ड के पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, O पे माइनस चार्ज OH को बाहर निकालेगा, यहां से H2O बाहर निकला। सिमिलरली यहां से लोन पेयर जाएगा, इस पे अटैक करेगा, सर इस पे नहीं करेगा, इस पे करा दे, तो ये बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, R प्राइम C डबल बॉन्ड O OH, ये बाई प्रोडक्ट, और ये इसके साथ ROC डबल बॉन्ड O R प्राइम। यहां से क्या होगा, ये जाके बाहर निकालेगा H, तो H और Cl। तो जब भी ये रिएक्शन, मान लो कि यहां पर O18 कर दिया और यहां पर O16 कर दिया, पूछा गया कि ये O कौन सा है, आप ध्यान से देखो तो ये O कौन सा है, 18 है। सर कैसे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्या, तो आप उस समय क्या करना कि एसिड को एसिड डेरिवेटिव, एसिड को एसिड हैलाइड बना देना। तो एसिड हैलाइड में से क्या निकल रहा है, Cl और यहां से H,
मतलब अल्कोहल क्या देता है? अपना H, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो अल्कोहल अपना क्या दिया? H। भाई यहां भी OH है, यहां भी OH है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है यार। उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? तो यहां मान लो कि Cl है, HCl निकलता। HCl कहां से निकलता है? यहां से H लेके कि यहां से H? यहां से H, क्योंकि ये तो Cl है। तो यहां से H निकालोगे तो O ये वाला आएगा, O18 वहां पर चलेगा। अब ये रिएक्शन जो होता है H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, ये भी H2SO4 के प्रेजेंस में, जबकि ये रिएक्शन जो होता है इसमें हम लोग कैटलिस्ट क्या लेते हैं? पैरिडीन बेस लेते हैं। अब ऐसा क्यों सर? तो देखिए, ये जो भी रिएक्शन होते हैं ये रिवर्सिबल नेचर के हैं। देखो ना, एसिड एसिड और ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। तो ये जो भी रिएक्शन है रिवर्सिबल नेचर के हैं। तो यहां पर H2SO4 लिया है, H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2O को ट्रैप कर लेगा। H2O को ट्रैप कर लेगा तो आपने पढ़ा होगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में, जैसे H2O यहां से खत्म होगा, H2O जैसे ही निकला होगा यहां से इस रिएक्शन से, तो ली चैटेलियर बोलेगा कि भाई H2O बनाओ, और H2O बनाने के लिए रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहां की अगर बात करो तो पैरिडीन बेस लिए हैं, ये क्या करेगा? HCl में से H प्लस को ट्रैप कर लेगा। H प्लस यहां से गया, HCl यहां से डिसोसिएट हो गया, तो रिएक्शन क्या बोलेगा? कि ली चैटेलियर क्या बोलेगा? भाई HCl और बनाओ। तो HCl बनाने के लिए रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन यहां पर अल्कोहल का रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओ, एसिड एनहाइड्राइड से कराओ, तो हमें क्या लेना है? H प्लस H2SO4 लेना है यहां पर एज ए कैटलिस्ट। जबकि ये एसिड हैलाइड से कराओगे तो पैरिडीन एज ए कैटलिस्ट लोगे, क्योंकि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2O को ट्रैप कर लेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। और जब एसिड क्लोराइड लिए हैं तो पैरिडीन बेस HCl जो बाई प्रोडक्ट बना है उसे ट्रैप कर रहा है, H प्लस निकाल रहा है, क्योंकि ये बेस है, तो रिएक्शन कहां जाएगा? फिर ली चैटेलियर के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो? RC डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप यहां पर क्या हो रहा है? अल्कोहल के साथ आके जुड़ रहा है। यहां भी RC डबल बॉन्ड O ग्रुप जा रहा है, यहां भी RC डबल बॉन्ड O ग्रुप जा रहा है। अगर ये RC डबल बॉन्ड O ग्रुप की जगह पे यहां पर C डबल बॉन्ड OCH3 गया, भाई मान लो कि ये Cl रहा, चाहे यहां OH रहा, चाहे यहां पर इस तरह का एसिड एनहाइड्राइड रहा, तो ये जब ROH से रिएक्शन करेगा, सुनिएगा ध्यान से, तो यहां से H और यहां से Cl जाएगा, क्या बन जाएगा? ROC डबल बॉन्ड OCH3। ये भी स्टर बना। आप क्या किए हो सर? R प्राइम की जगह पे CH3 रख दिए हो, तो R प्राइम की जगह पे CH3 हो गया। दिस इज कॉल्ड एज असाइल ग्रुप, इसे AC बोलते हैं। आपको याद आ रहा है? हम लोग लिखते थे HgOAC का होल ट्वाइस, तो OAC का होल ट्वाइस कैसे लिखते थे? HgO, AC का मतलब C डबल बॉन्ड OCH3। तो इस पूरे रिएक्शन में इसको क्या बोल देते हैं? एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप, अल्कोहल पे एसिटाइल ग्रुप का जाना क्या कहलाएगा? तो एसिटाइलेशन रिएक्शन। क्या कहा जाएगा? एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो ये भी पॉइंट दिया गया है एनसीईआरटी में कि अगर एसिटाइल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटिक एसिड से अल्कोहल का रिएक्शन कराया जाएगा तो यहां पर एसिटाइल ग्रुप आएगा और इसे क्या बोला जाएगा? एसिटाइलेशन रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? एसिटाइलेशन रिएक्शन। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो अल्कोहल है इसका एसिटाइलेशन कराए हैं तो H प्लस निकला है और CH3CO ग्रुप आया है। H निकला, एक H निकला, एक H का मास कितना होता है? 1, तो 1 निकला और दो कार्बन मतलब 12 प्लस 12 24, एक ऑक्सीजन 16, 24 प्लस 16 40 और 3 हाइड्रोजन 43 मास आके जुड़ गया, ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन मतलब 1 मास इसमें से रिमूव हो गया। टोटल ऐड कितना हुआ? 42 मास। तो अगर किसी अल्कोहल पे हम एसिटाइलेशन रिएक्शन कराएं तो कितना मास इंक्रीज हो जाता है? 42 यूनिट मास इंक्रीज हो जाता है। तो अगर कोई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, एक OH ग्रुप है किसी कंपाउंड में और उस पर एसिटाइलेशन रिएक्शन कराएं तो उसका मॉलिक्यूलर मास 42 से इंक्रीज हो जाता है। इस रिएक्शन का एसिटाइलेशन रिएक्शन नाम है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिला कि इफ अ मोनोहाइड्रिक कंपाउंड इज एसाइलेटेड देन मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीजेज टू 42 यूनिट।
if monohydric alcohol is hydrated, is acylated, hydrated नहीं क्या, is acylated, then molecular mass ऐसा करते हैं इसको हम लोग, इसके आगे जस्ट लिखेंगे, तो इस पॉइंट को यहां पर ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको आगे लिखते हैं। आपको समझ में तो आ गया होगा कि अगर किसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को ऐसे उस पे एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया गया या एसिटाइलेशन कराया गया या कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिटाइलेशन कराया गया, तो वहां पर एसिटाइलेशन रिएक्शन होगा और अल्कोहल का मास कितना से इंक्रीज हो जाएगा, 42 यूनिट से। पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद इस पॉइंट को मैं लिख पाता हूं, नोट करिए। बच्चों मैंने उस पॉइंट को लिखा है कि इफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज एसाइलेटेड, मतलब रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड और एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, देन मोलिकुलर मास ऑफ दैट अल्कोहल इंक्रीजेड बाय 42 यूनिट। आप इस चीज को देख सकते हो कि जैसे एक अल्कोहल है ROH और इसका रिएक्शन करा दिया गया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से, तो क्या होगा ये, अच्छा ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, आप बोलोगे पैरिडीन बेस के प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा भाई, ROC डबल बॉन्ड O CH3, भाई ROH था, यहां से H चला गया और ये पूरा का पूरा यूनिट आया। इस यूनिट का मास कितना है 43 और इस यूनिट का मास क्या है 1, तो 1 गया और ये 43 यूनिट आ गया, तो टोटल नेट एडिशन कितना का हुआ, 43 माइनस 1 42 यूनिट का। अब इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए कंपाउंड हैविंग ए पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड a polyhydroxy compound having molecular mass (180 mu) after reaction with excess of CH3 C double bond OCl, molecular mass becomes 390 यूनिट या 390 AMU। Find number of OH group, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप in the polyhydroxy compound। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले मास का डिफरेंस देखेंगे, कितना मास का डिफरेंस हुआ है। तो मास का डिफरेंस कितना आया है, मास डिफरेंस पहले कितना था 180, बाद में कितना हो गया फाइनल 390, तो 390 फाइनल माइनस इनिशियल 180, कितना से मास बढ़ गया भाई 210 यूनिट से। अब एक अगर एसिटाइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल रिएक्शन करता है तो 42 यूनिट से मास बढ़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ एसिटाइल ग्रुप कितने आए होंगे ये निकालना है।
तो नंबर ऑफ एसिटाइल ग्रुप कितने आए होंगे? टू 10 डिवाइडेड बाई 42 इज इक्वल टू 5। टोटल 5 एसिटाइल ग्रुप आए होंगे। कब आए होंगे? जब 5 OH उससे मिले होंगे, क्योंकि एक OH पे एसिटाइलेशन हुआ तो 42 यूनिट से मास बढ़ा। तो 210 से मास कब बढ़ा होगा? जब उसे 5 OH ग्रुप आए होंगे। कितने? 5 OH ग्रुप आए होंगे। इसका मतलब उस पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड में OH ग्रुप कितने होंगे? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ OH ग्रुप इन पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। तो आंसर क्या हो गया इसका? 5 पॉलीहाइड्रोक्सी। उसमें 5 OH ग्रुप है पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड में। इसे नोट करें। बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल से रिलेटेड और भी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसे देखेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देखे हैं कि अल्कोहल किस तरह से रिएक्शन करता है, उसका एसिडिक नेचर होता है। अल्काइल ग्रुप के आ जाने से मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है। मिथाइल अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल है जो कि H2O से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सभी अल्कोहल H2O से कम एसिडिक होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की बात की, सॉल्युबिलिटी, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हमने बात की। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में और भी रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।